हेलो सर, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वंदना ने बुझी बुझी सी आवाज़ में कहा। क्या हुआ वंदना, क्या तबीयत ज़्यादा खराब है? बॉस के स्वर में चिंता थी। नहीं नहीं सर, बस यूं ही शायद बुखार है। डॉक्टर को दिखाया या नहीं? इस उम्र में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। टेक केयर। आप ठीक कह रहे हैं सर, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। 55 पतझड़ों का डटकर सामना किया है वंदना ने। अब हिम्मत हारने लगी है। हाँ, पतझड़ का सामना। वसंत से तो उसका साबका नहीं के बराबर पड़ा है। जब वो 7-8 साल की थी, एक ट्रेन दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अपनी बढ़ती उम्र और अन्य बच्चों की परवरिश का हवाला देकर दादा दादी ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। नानी उसे अपने साथ ले आईं और उसे पढ़ाया लिखाया। अभी वो 20 साल की भी नहीं हुई थी कि नानी भी चल बसी। मामा मामी ने जल्दी ही उसकी शादी कर दी। पति के रूप में 7 फेरे लेने वाला शख्स भी स्वार्थी निकला। उसके परिवार वाले लालची थे, रोज रोज कुछ ना कुछ सामान या पैसों की फरमाइश करते रहते। वे उस पर यह दबाव भी डालते कि नानी के घर में तुम्हारा भी हिस्सा है, उनसे मांगो। मामा मामी से जितना हो सका उन्होंने किया, फिर हाथ जोड़ लिए। उनकी भी एक सीमा थी, उन्हें अपने बच्चों को भी देखना था। उसके बाद उसकी ससुराल वालों का जुल्म सितम बढ़ता गया, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसे जान से मारने की भी प्लानिंग शुरू कर दी। दीप्ति और अनुज अबोध थे। वंदना कांप उठी। बच्चों का क्या होगा? वे उन्हें भी मार देंगे। उन्हें अपने बेटे की ज़्यादा दहेज लेने के लिए दोबारा शादी करनी थी। बच्चे राह में रोड़ा बन जाते। एक दिन हिम्मत करके वंदना दोनों बच्चों को लेकर मामा के यहाँ भाग आई। ससुराल वालों का स्वार्थ नहीं सधा था, वे एक बार फिर उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन उस घर में वो दोबारा लौटना नहीं चाहती थी। मामा और ममेरे भाई बहनों ने उसे सपोर्ट किया और उसका तलाक हो गया। उसी ससुराल से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब दोनों बच्चों की परवरिश की समस्या मुँह बाए खड़ी थी। बस रहने का ठिकाना था, उसके लिए यही राहत की बात थी। मामा ने एक कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी। उसके जीवन का एक ही मकसद था, दीप्ति और अनुज को अच्छे से पढ़ाना लिखाना। दोनों बच्चों को वो वेल सेटल करना चाहती थी। वो जी तोड़ मेहनत करती, कुछ मदद मेरे भाई बहन भी कर देते। उसके मन में एक ही बात बार बार उठती थी कि जैसी जिंदगी उसे गुजारनी पड़ी है, बच्चों पर उसकी छाया तक न आए। वंदना ने दोनों बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया। उन्हें हमेशा यही समझाती रहती कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है। बच्चे होनहार थे, हमेशा कक्षा में अव्वल आते। वक्त सरपट दौड़ता रहा। अनुज ने आईआईटी में दाखिला ले लिया। दीप्ति ने फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाया। दीप्ति बेंगलुरु में ही जॉब करने लगी थी। उसने अपने जीवन साथी के रूप में देवेश को चुना। दोनों ने साथ साथ कोर्स किया और साथ साथ स्टार्टअप भी किया। वंदना और अनुज को भी देवेश काफ़ी पसंद आया। अनुज ने भी अपने पसंद की लड़की से शादी की। वंदना काफ़ी खुश थी कि उसके दोनों बच्चों की गृहस्थी अच्छे से बस गई। उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिले। अनुज पहले हैदराबाद में कार्यरत था। पिछले साल कंपनी ने उसे अमेरिका भेज दिया। वो कहता, मम्मा यदि मैं वहाँ सेटल हो गया तो फिर तुम्हें भी बुला लूँगा। वंदना हंसकर कहती, बेटा मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? तुम लोग लाइफ एंजॉय करो। मामा मामी की भी उम्र काफ़ी हो गई है, ऐसे में उन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊँगी? अनुज भी इस बात को समझता था, लेकिन फिर भी वीडियो चैटिंग में ये बात हमेशा कहता। मामा मामी भी वंदना से कहते, अब हमारी उम्र हो गई, जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए तुम अनुज के पास चली जाओ। दीप्ति और देवेश बीच बीच में आते और बेंगलुरु में सेटल होने के लिए कहते। बच्चों को हमेशा माँ की चिंता सताती रहती। उन्होंने बचपन से माँ को कांटों पर चलते चुभते कांटों से लहूलुहान होते और सारा दर्द पीते हुए देखा था। वे चाहते थे कि अब माँ को खुशी दें, उन्हें अब काम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कहती, जब तक यहाँ हूँ काम करने दो। इसी काम ने हम लोगों को सहारा दिया और हमारा जीवन जीने लायक बनाया है। जब थक जाऊंगी देखा जाएगा। कुछ समय बाद मामा मामी की मृत्यु हो गई। वंदना अब निपट अकेली हो गई। इधर कुछ दिनों से बार बार उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। इस वजह से वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। 6 महीने पहले उसके ऑफिस में नए बॉस आए थे, मनीष शर्मा। वे कर्मचारियों से बहुत अच्छे से पेश आते, उनके साथ मिलकर काम करते। उनकी उम्र 60 साल के आसपास होगी।
कुछ साल पहले एक लंबी बीमारी से उनकी पत्नी का साथ छूट गया। 2 बेटियां थीं, दोनों की शादी हो गई थी। वे अकेलेपन से जूझते हुए खुद को काम में लगाए रहते, कर्मचारियों में अपनापन ढूंढते रहते। वे उदार और खुशदिल थे। कभी कभी वंदना से अपने दिल की बात शेयर करते थे। जब वे अपनी पत्नी की बीमारी का जिक्र करते तब उनकी आंखें भर आतीं। वे पत्नी को बेहद प्यार करते थे। वे कहते, हमने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन वो बीच में ही छोड़कर चली गई। मेरी बेटियां बहुत केयरफुल हैं, लेकिन इस मोड़ पर तन्हा जीवन बहुत सालता है। तन्हाई का दर्द तो वंदना भी झेल रही थी। उसे भी मनीष से दिल की बात करना अच्छा लगता था। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों जब अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते तब मन कसैला हो जाता। ये भी कि यदि वे कभी बीमार पड़ गए तो कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी न होगा। उस पर आए दिन अकेले बुजुर्गों की मौत की खबर उनमें खौफ पैदा करती। जब भी ऐसी खबर पढ़ते या टीवी पर ऐसा कुछ देखते कि मौत के बाद कई कई दिनों तक अकेले इंसान की लाश घर में सड़ती रही, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। मौत एक सच है। यदि उसकी बात छोड़ भी दें तो भी शेष जीवन अकेले बिताना आसान नहीं था। न कोई बात करने वाला, न कोई दुख दर्द बांटने वाला। बंद कमरा और उसकी दीवारें। कैसे गुजरेंगे उनके दिन? रात की तन्हाई में जब वे सोचते, सन्नाटा राक्षस बनकर उन्हें निगलने लगता। वंदना ने बातों बातों में अनुज और दीप्ति को अपने बॉस मनीष शर्मा के बारे में बता दिया था। ये भी कि वे एक अच्छे इंसान हैं और सबके सुख दुख में काम आते हैं। वो बच्चों से वैसे भी कुछ नहीं छिपाती थी। बच्चों के साथ शुरू से ही उसका ऐसा तारतम्य है कि वो जितना बताती उससे ज़्यादा वे दोनों बच्चे समझते। वंदना बिस्तर पर लेटी लेटी जिंदगी के पन्ने पलट रही थी। एक एक दृश्य चलचित्र बन उसकी आंखों में उभर आए थे। उसकी बीती जिंदगी पर लगाम तब लगी जब कॉल बेल बजी। उसने घड़ी देखी तो शाम के 6:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा? वो अनमनी सी बालों का जूड़ा बनाते हुए उठी, की होल से देखा। सामने मनीष शर्मा खड़े थे। उसने झटपट दरवाज़ा खोल दिया। अरे आपकी तबीयत कैसी है? मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए चला आया। मनीष ने खुशबूदार फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाया। बहुत दिनों बाद कमरा भीना भीना महक उठा। इस महक ने वंदना को भी सराबोर कर दिया। सर बैठिए ना, मैं ठीक हूँ। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आपने डॉक्टर को दिखाया? अरे बस यूँ ही मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। देखिए, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं होती। चलिए मैं साथ चलता हूँ। मनीष मोबाइल निकालकर डॉक्टर का नंबर लगाने लगा। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। यदि बुखार कल तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ तो मैं चेकअप करा लूँगी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि मनीष घर आ जाएंगे। ये सर क्या लगा रखा है आपने? ये ऑफिस नहीं है, उसने प्यार से झिड़की दी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, डॉक्टर को दिखाना ही होगा। बस आप चलिए। ये कैसा हट है? वंदना असमंजस में पड़ गई। उसी समय अनुज का वीडियो कॉल आया। उसे जैसे एक बहाना मिल गया। उसने कॉल रिसीव कर लिया। अनुज ने भी वही सवाल किया। मम्मी, तुमने डॉक्टर को दिखाया? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम सारा दिन कष्ट सहती रहीं। अब तुम मुझे डांटो? तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। मम्मी, तुम अपने लिए कितनी केयरफुल हो, ये मैं बचपन से जानता हूँ। अरे अंकल, आप नमस्ते। अनुज की नज़र वहीं सोफे पर बैठे मनीष पर पड़ी। देखो ना बेटे, मैं भी यही कहने आया हूँ, पर ये मानती ही नहीं। वैसे तुमने मुझे कैसे पहचाना? मम्मी से आपके बारे में बात होती रहती हैं। अंकल, आप आ गए हो तो मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर ही जाना। आपको तो पता ही है कि अगले महीने हम लोग आ रहे हैं, फिर मम्मी की एक नहीं चलेगी। अनुज ने मनीष से भी काफ़ी देर बात की। ऐसे लगा जैसे वे ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। दोनों ने मिलकर वंदना को राजी कर लिया। अनुज ने कहा, अब आप लोग जल्दी जाइए, आने के बाद फिर बात करता हूँ। 8:30 बजे के करीब वे लोग डॉक्टर के यहाँ से लौटे। मनीष ने उसे दरवाजे तक छोड़ जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन वंदना ने उन्हें अंदर बुला लिया। इस भागदौड़ में चाय तक नहीं पी थी किसी ने। वो 2 कप कॉफ़ी ले आई, साथ में ब्रेड सेक लिए। अब वीडियो कॉल पर दीप्ति थी, अपने बिंदास अंदाज में। चलो मम्मी, तुमने किसी की बात तो मानी? अनुज ने मुझे सब बता दिया है। मम्मी और अंकल, हम लोगों ने आप दोनों के लिए कुछ सोचा है। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। अब ये दोनों क्या सोच रहे हैं? दीप्ति ने बिना लाग लपेट के दोनों की शादी का प्रस्ताव रख दिया। उन लोगों की समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें।
गुस्सा दिखाएं या इग्नोर करें। ये दोनों ने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था, लेकिन बात ये भी थी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। दीप्ति देर तक माँ और दोस्त की भूमिका में रही। आखिर उसने कहा कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर आप दोनों दोस्त हो तो क्या साथ साथ नहीं रह सकते? हमारा समाज इस दोस्ती को बिना शादी के कबूल नहीं करेगा और इससे ज़्यादा की परवाह करने की हमें ज़रूरत भी नहीं। आपकी शादी के गवाह हम बनेंगे। मनीष के मन में हिचक थी। बोले, मेरी बेटियों को भी वंदना के बारे में पता है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम दोनों भाई बहनों को। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, उन लोगों का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी, ब्रेड से काम नहीं चलेगा, आप खाना ऑर्डर कर दो, अंकल को खाना खिलाकर ही भेजना। और हाँ, डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उसे समय पर लेना और कल सारा चेकअप करवा लेना। दोनों हैरान थे। बच्चों को ये क्या हो गया है? उनके दिल में कब से कुछ घुमड़ रहा था, वो आंखों के रास्ते छलक आया। मनीष ने वंदना का हाथ थाम लिया। और कुछ नहीं तो उम्र के इस पड़ाव पर हमें सहारे की ज़रूरत तो है ही। वंदना ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। इतना सुकून शायद जीवन में उसे पहली बार महसूस हुआ। वो सोच रही थी, जब वसंत की उम्र थी उसने पतझड़ देखे, अब पतझड़ के मौसम में वसंत आया है।